गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी बुक का 8वां लेसन जिसका नाम है सुशासन, इस लेसन के बारे में बात करेंगे। सुशासन ऐसा शासन जो पूरी तरह से अच्छे गुणों से भरपूर हो, वैधतापूर्ण हो, विश्वसनीय हो, पारदर्शी हो, राजनीतिक कोई भी दखल अंदाजी ना हो, उत्तरदायित्व से पूरी तरह से भरा हुआ हो, स्वतंत्र हो, सूचना के अधिकार की व्यवस्था हो, खुलापन हो, ऐसे शासन को सुशासन कहा जाता है। हमारा युग जो है, आज का जो युग है वो तकनीकी युग है, और तकनीकी युग में सभी संगठनों में बहुत सारी नई तकनीकों को अपनाकर जो है कार्य किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सुशासन की धारणा भी आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है, क्योंकि सुशासन की धारणा के कारण ही प्रशासन में सच्चरित्रता आ सकती है और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। सुशासन की धारणा जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, कार्ल मार्क्स यानी कि सभी विद्वानों ने इस विचार का धारा का समर्थन किया है। वो चाहते थे कि सभी देशों के अंदर विकसित देशों ने तो इस धारणा को लागू किया है, विकासशील देश भी जो हैं अपने अपने प्रशासन में सुशासन की धारणा को शामिल करें। ठीक है। और एक प्रभावशाली रूप से इस व्यवस्था को लाने का जो श्रेय है वो एक विश्व बैंक, IMF, ECDUNDP तथा यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को रहा। 1989 में विश्व बैंक द्वारा इसकी व्यवस्थित रूप से शुरुआत की गई और आज अधिकांश देश जो है इस धारा का समर्थन करते हैं। ठीक है। और विकासशील देश भी इसको अपनाने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और जो ये जो धारणा है सुशासन की, इस को और ज़्यादा इसलिए लागू करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि एक ऐसी सेवा है, एक ऐसा न्यायिक तंत्र है, ऐसा विश्वास योग्य है, ये एक विचारधारा है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है। 1992 में विश्व बैंक ने शासन एवं विकास नामक अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कहा कि सुशासन के अंदर जो है ये शर्तें रखी जानी चाहिए। जो भी देश अपने देश में सुशासन की धारणा प्रशासन में प्रचलित करे, वो उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी रखे ताकि उनको अपनाने के बाद ही सुशासन की धारणा जो है वो पूरी होगी। जैसे राजनीतिक उत्तरदायित्व, बहुपक्षीय सहभागिता, वैचारिक स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, कानून का शासन, सरकार और समाज के बीच में रचनात्मक संबंध, प्रशासनिक कार्यकुशलता। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने सन 1997 में भी इसने भी अलग से 3 शर्तें रखी कि अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो समझ लो उस प्रशासन में सुशासन की धारणा है। राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक 3 बातों में सुधार होना चाहिए। राजनीतिक में क्या होना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र में कानून का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सहभागिता और शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। ठीक है। और आर्थिक स्थिति में, क्षेत्र में आर्थिक न्याय एवं स्थायित्व, संपत्ति का अधिकार शामिल होना चाहिए। और प्रशासनिक क्षेत्र में मानव अधिकारों की रक्षा, निर्बल वर्ग का सशक्तिकरण, प्रभावशाली सेवा, मितव्ययिता, कुशलता एवं अनुक्रियाशीलता होनी चाहिए। अगर ये शर्तें हैं, ये चीज़ें हैं, इसका मतलब प्रशासन के अंदर सुशासन की धारणा प्रचलित है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को यानी कि UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी कुछ बातों के बारे में कहा। अगर ये तत्व
प्रशासन में शामिल हो जाए तो इसका मतलब उस प्रशासन में सुशासन की धारणा प्रचलित है। इसने भी उन्हीं बातों को कहा, सहभागिता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए, मानव अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए। अब है सुशासन का अर्थ। सुशासन शासन के उस व्यवहार से संबंधित है जिसमें राज्य की मशीनरी और उस मशीनरी में और राज्य में काम करने वाली संस्थाएं अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं। लेकिन वो कब प्राप्त करेंगी, उसके लिए उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है, जिसको मैं बार बार बता रही हूँ। उदाहरण के लिए जवाबदेहिता होनी चाहिए, प्रभावशीलता, कुशलता, पारदर्शिता, मानवाधिकारों की रक्षा, समाज और समानता का समावेश। ये सब बातें जिस सुशासन में है, जिस प्रशासन में है, वो प्रशासन सुशासन से पूरी तरह से भरा हुआ है। अब है परिभाषा। आपको जिस भी राइटर की अच्छी लगे आप उसी राइटर की अच्छे से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि सुशासन की धारणा के विकास के क्या कारण हैं। क्या वजह है कि सभी देशों ने सुशासन की धारणा को अपने प्रशासन में लागू करने की कोशिश या प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सुशासन की धारणा के कारण जो है विकास शासन को बेहतर बनाता है। सुशासन की धारणा के विकास के कारण जो है शासन बेहतर बनता है। वैश्वीकरण की धारणा के कारण शासन की धारणा को समर्थन मिलता है कि वैश्वीकरण हो गया, पूरे विश्व ने अपना लिया, एक देश नहीं, दो देश नहीं, सभी देश इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी इसका विकास हो रहा है। दूसरा है कि सुशासन की धारणा के विकास का एक अन्य कारण यह है कि मानव विकास का मूल्यांकन और कर्ज के भुगतान में सुशासन सूचकांकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करें। सभी देश जो कर्जे में विकसित हो रहे हैं, विकासशील हैं और कर्जा ले रहे हैं, तो सुशासन की धारणा कहती है कि अगर आप ये शर्तें लागू करके काम करते हैं तो निश्चित ही आपको किसी भी चीज़ तरह की मापदंड, दूसरे देशों से अगर आपको कुछ लेना है या देना है, उन चीज़ों को उनकी सूचकांकों को मतलब कि आप ये कर, अगर आपके प्रशासन में ये सभी शर्तें हैं और आप और विकसित होना चाहते हैं तो अन्य देशों से आपको सहायता मिलेगी आर्थिक। आगे है अगला पॉइंट है कि विकासशील देशों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का निरंतर दबाव रहता है। इस वजह से भी इस धारणा को अपनाया जा रहा है और इसका विकास हो रहा है, क्योंकि सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों ने एक कानून बनाया, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया कि सभी देश इसको अपनाएंगे। इसके पालन के लिए भी सुशासन की धारणा को बल मिला। विभिन्न देशों की शासन संचालन की प्रक्रिया के वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन ने भी सुशासन की धारणा को बढ़ावा दिया है। आगे है सुशासन की धारणा इसलिए भी बढ़ी क्योंकि इसमें हर रोज़ नए विकास के लिए कदम जो है उठाए जा रहे हैं या विकास के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। नई पीढ़ी के सतत विकास पर आधारित आर्थिक सुधारों ने सुशासन की धारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि अगर ये शर्तें रखी जाती हैं किसी प्रशासन में तो देश के साथ साथ समाज और संगठनों में काम करने वाले लोगों का भी आर्थिक विकास होता है। इस धारणा का विकास इसलिए भी हुआ क्योंकि विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों का, जो भी बताया मैंने, जब हम विकास की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो दूसरे देश हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो सुशासन की धारणा के कारण तो हम वो जो हमें अनुदान मिलता है, जो हमें आर्थिक सहायता मिलती है, हम उसका उचित प्रयोग कर पाते हैं। विकासशील देशों में फैले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी सुशासन की धारणा को बढ़ावा मिला और विकासशील देशों में पाई जाने वाली राजनीतिक अस्थिरता ने भी सुशासन को बढ़ावा दिया है। संस्कृति के अभाव के कारण भी सुशासन को बढ़ावा मिला और प्रशासनिक सुधारों की कमी के कारण भी, क्योंकि प्रशासन में काफ़ी कमियां थी, उसमें सुधार करने के लिए ज़रूरी था कि सुशासन की धारणा
प्रशासन में अपनाई जाए। ठीक है, ये हो गया कि सुशासन की धारणा के विकास की वजह क्या है। क्या कि आर्थिक सुधार होना चाहिए, लोगों का आर्थिक विकास होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र का, समाज का विकास होना चाहिए। तो इन सब के लिए ज़रूरी है पारदर्शिता बढ़नी चाहिए, जवाबदेहिता बढ़नी चाहिए, उत्तरदायित्व। तो ये ज़रूरी है कि सुशासन की धारणा लागू हो। अब है सुशासन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है नागरिकों का सर्वांगीण विकास। इस धारणा को लागू करने से लोगों का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि ये धारणा राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, कानूनी संरक्षण, सूचना, पारदर्शिता इत्यादि पर जोर देती है। और जब ये चीज़ें प्रशासन में बढ़ जाती है तो उस देश में रहने वाले लोगों को प्रशासन से कोई भी शिकायत नहीं रहती, वो लोग उस प्रशासन के सहयोगी बनने लगते हैं। प्रभावी और निपुण प्रशासन। इस धारणा के कारण जो प्रशासन है वो और प्रभावशीलता उसमें बढ़ जाती है और निपुणता से और कार्यकुशलता से काम करने लगता है। उत्तरदायी प्रशासन। सुशासन की धारणा के कारण प्रशासन में उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, और क्योंकि कुशलता, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता की भावना के बिना उत्तरदायित्व की भावना नहीं बढ़ सकती। जब तक प्रशासन में कुशलता नहीं बढ़ेगी, संवेदनशीलता नहीं बढ़ेगी, तो प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति अपने आप को उत्तरदायी नहीं समझते। तो सुशासन की धारणा इन्हीं बातों पर जोर देती है। तो इससे प्रशासन अपने आप को अपने कार्यों के प्रति जनता के सामने और सरकार के सामने उत्तरदायी समझने लगता है। कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। सुशासन की धारणा के कारण कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि बढ़ती है, क्योंकि अब प्रशासन कर्मचारियों को साथ लेकर चलता है। विभागों को परिणामोन्मुखी बनाना। सुशासन की धारणा की एक विशेषता यह है कि इससे विभाग जो हैं परिणामोन्मुखी होते हैं, वो परिणाम देते हैं, अच्छा परिणाम साबित करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कार्यकुशलता बढ़ गई है और जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। अगली विशेषता है प्रशासन की वैधता। सुशासन की धारणा के कारण प्रशासन में वैधता बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है जनता का, क्योंकि वो सही तरीके से काम करते हैं, कानून के अंदर रहकर काम करते हैं, लोगों के सहयोगी बनते हैं, उनका सेवक समझकर काम करते हैं। तो जनता का विश्वास प्रशासन में बढ़ जाता है। प्रशासन की लोकप्रियता में वृद्धि। सुशासन की धारणा अपनाने के कारण वैधता बढ़ती है, लोगों का विश्वास जब प्रशासन में बढ़ता है तो निश्चित ही लोक प्रशासन की जो है लोकप्रियता बढ़ने लगती है, क्योंकि अब प्रशासन जो है लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने लगती है। जब सारे काम प्रशासन सही करेगा, जनता के अनुरूप करेगा, तो उससे जनता के अधिकारों की रक्षा होने लगती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। सुशासन की धारणा अपनाने से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाता है, सच्चरित्रता पर बल दिया जाता है और लाल फीताशाही पर भी रोक लगती है, क्योंकि जब सभी काम सही तरीके से होते हैं तो कार्य में देरी नहीं होती और नागरिक और प्रशासन के बीच में मधुर संबंध स्थापित होते हैं। ये था सुशासन की विशेषता। अब है सुशासन की धारणा के मार्ग में आने वाली बाधाएं। कौन सी बाधाएं हैं जो सुशासन को लागू नहीं होने देती, उसकी मार्ग में समय समय पर बाधाएं बनती है। सबसे पहले तो है प्रशासन में पाया जाने वाला भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है भारतीय प्रशासन की, तो खासकर कि आप कितनी ही कोशिश करें उसे निकलवाने की। जैसे नीरज सिंह चौधरी ने कहा था कि भारतीय प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है, क्लर्क से लेकर ऊपर तक सभी लोग इसमें लिप्त हैं। लेकिन सुशासन की धारणा के कारण इस पर कुछ लगाम तो लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी भ्रष्टाचार जो है इस मार्ग में बाधा बना है। नौकरशाही का परिवर्तन के प्रति उदासीन।
जो संगठन में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके लिए नौकरशाही शब्द यूज़ हुआ है। वो लोग नए परिवर्तन को अपनाने के प्रति उदासीन रहते हैं, जिसके कारण नई धारणाएं लागू करने में कठिनाई आती है। उसके बाद है विकासशील देशों में प्रशासन में सहभागिता, पारदर्शिता और कुशलता की कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो अभी तरह पूरी विकसित नहीं हुए हैं, वो विकास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वही अभी जो बात मैंने बताई कि नई धारणाओं को अपनाने की कोशिश कम करते हैं, जिसके कारण वो मार्ग में बाधा बनते हैं। विकासशील देशों में कार्यकुशलता एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति और संसाधनों की कमी के कारण भी सुशासन की धारणा में मार्ग में बाधा बनती है। अधिकांश देशों में पाई जाने वाली राजनीतिक अस्थिरता भी सुशासन के मार्ग में बाधा है। वर्तमान समय में कई देशों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद जैसे वाली समस्याएं भी प्रशासन को सुशासन की धारणा को अपनाने पर जोर नहीं देने देती। ये यानी कि बहुत देशों में आतंकवाद फैला हुआ है, नक्सलवाद है, सांप्रदायिकता के झगड़े होते रहते हैं, तो प्रशासन को कोई इस तरह से दिक्कतें आती रहती हैं। विकासशील देशों में कानून के शासन की धारणा भी पूरी तरह से लागू ना होने के कारण सुशासन की धारणा लोकप्रिय नहीं हो पा रही। आर्थिक सुधारों की धीमी गति ने भी सुशासन के मार्ग में बाधा उत्पन्न की है। विकासशील देशों की लोकतांत्रिक सरकारों में निरंतरता ना पाए जाने के कारण भी कि लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वह लगातार प्रयास नहीं कर रही हैं सुशासन की धारणा को अपनाने के लिए, इसलिए भी ये जो लोकतांत्रिक निरंतरता नहीं बन रही है, ये सुशासन की मार्ग में बाधा है। सुशासन की धारणा इस कारण भी सही ढंग से लागू नहीं हो रही है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर वित्तीय संसाधनों की कमी पाई जाती है। कि अभी जो विकासशील देश है वहाँ पर वित्तीय साधनों की काफ़ी कमी है, और जब तक वित्तीय साधन पर भरपूर नहीं होंगे, वित्तीय स्रोत पूरे नहीं होंगे, सुशासन की धारणा को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। तो इसके साथ बेटा सुशासन की वाले लेसन का आधा भाग इस वीडियो में हो गया और आधा भाग जो है हम दूसरी वीडियो में करेंगे।